हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, रूलिंग द कंट्री साइड। तो रूलिंग द कंट्री साइड का मतलब होता है किसी भी देहाती इलाके में राज करना, और ये किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। तो देखिए, ये एक पेंटिंग दी हुई है। इसमें मुग़ल एम्पायर जो हैं वो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उनको उन्होंने दीवान बना दिया था मुग़ल एम्पायर ने। और ऐसा क्यों किया था? क्योंकि मुग़ल एम्परर्स जो थे वो अंग्रेज़ों से हार गए थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे। इसलिए उन्होंने उनको रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार दिया था। रेवेन्यू होता है कर कर इकट्ठा करना, मतलब टैक्स लेना। और उसके बाद जो कंपनी थी उसने अपने पूरा होल्ड जो है वो संभाल लिया था, किस तरह से वो फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन में अपना मतलब पूरा कब्जा कर लिया था। जितने भी फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड काम होते थे उस पर उनका कंट्रोल हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं। द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी जो है वो दीवान बन गई। कैसे बनी? ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट किया था और बंगाल का दीवान बना दिया था। कब? 12 अगस्त 1765 में। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रॉबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट। तो जो एक्चुअल इवेंट हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ था। जो रॉबर्ट क्लाइव का टेंट था वहाँ हुआ था। और वहाँ पे कुछ इंग्लिश मैन यानी कुछ अंग्रेज थे और कुछ भारतीय भी थे जो गवाह के तौर पर मौजूद थे। बट द पेंटिंग अबव, देखिए इसमें पेंटिंग जो दी है उसमें बहुत बड़ा इवेंट दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मगर ऐसा नहीं था, ये कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं था। लेकिन ये रॉबर्ट क्लाइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे था। क्यों इसलिए इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि वो उस दिन यहाँ के बंगाल के दीवान घोषित करे गए थे। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। तो जो वहाँ का क्षेत्र था, जितनी भी टेरिटरी थी, उस पर उनका कब्जा हो गया था एक तरह से। जितना भी जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वो उनके हाथ में आ गया था। नाउ इट हैड टू थिंक द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द लैंड एंड द ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। जितने भी रेवेन्यू रिसोर्सेज थे जिनसे कर वसूला जा सकता था, मतलब किस तरह से कर को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, किससे लेना है और कितना लेना है, ये सब उनके कंट्रोल में आ गया था। This had been done in the way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. अब जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा था तो उससे कंपनी के सारे खर्चे चल रहे थे, किस तरह से उनको प्रॉफिट हो रहा था। और अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट्स नीडेड। और जो ट्रेडिंग कंपनी थी, जो हमारी ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने उनका मतलब वो इंश्योर कर सकते थे कि कौन कौन से वो चीज़ों को ख़रीद सकते हैं जो उनकी ज़रूरत की हैं, और जैसे चाहें वो बेच सकते हैं। Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local powers had been too controlled, but they could not be entirely eliminated. तो यहाँ पर क्या है, जो कंपनी है वो ये सीख गई थी कि किस तरह से हमको जो कदम है अपने फूक फूक के रखने हैं। क्योंकि वो आई तो बहुत पहले थी, लगभग 150 साल वो यहाँ रही। उसके बाद उसको यहाँ की दीवानी हासिल हुई ईयर 1765 में, और वो लगभग 1600 में यहाँ आ गई थी। तो ये लोग जो थे वो बाहर के थे, मतलब हमारे देश के तो थे नहीं। लेकिन इनको ज़रूरत थी कि यहाँ पर कंट्री साइड में रूल करने के लिए बाकियों को कंट्रोल करना। जितने भी लोग यहाँ पे थे उनको किस तरह से कंट्रोल करेंगे ये, और किस तरह से ये अथॉरिटीज़ और प्रेस्टीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए इन्होंने बहुत चालाकी से सबको अलग किया। मतलब जो डिवाइड एंड रूल का काम था वो अंग्रेज़ों ने किया। लोगों को मतलब दिमाग बांट दिए, उनको झगड़ा करवा दिया और उसके बाद उन पर अपना कब्जा जमा लिया। दोज हु हैड द लोकल पावर्स, जिनके पास भी लोकल पावर्स थी, जैसे कि उन्होंने सारे पे अपना कब्जा नहीं जमाया। कुछ जो लोकल पावर्स जो जिनके पास थी उनको उनके पास ही रहने दिया, लेकिन उनको अपने अंडर कर लिया, जिससे वो उनको ये कंट्रोल कर सकें कि ठीक है भाई, तुम रेवेन्यू इकट्ठा करो, तुम कलेक्शन करो और फिर लाकर हमको दो। हाउ वॉज दिस टू बी डन? इन दिस चैप्टर वी विल सी। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि उन्होंने ये काम किया कैसे।
कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, और उन्होंने किस तरह से कॉलोनाइज का मतलब होता है कि कैसे कंट्री साइड को गुलाम बना लिया अपना। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, डिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल। अब उन्होंने ये समझा दिया लोगों को कि हमें नहीं मालूम कि हमारे आने से पहले आपके पास क्या क्या अधिकार थे, लेकिन अब जो अधिकार हम दे रहे हैं बस वही आपके अधिकार हैं। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड, और उन्होंने वही फसल उगवाई जो वो चाहते थे, जो उनके लायक थी या जो उनको समझ में आती थी कि हाँ इससे हमारा फायदा होगा। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू फॉर द कंपनी। द कंपनी हैड बिकम द दीवान। कंपनी जो है वो दीवान तो बन गई थी, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर। लेकिन ये राज नहीं करना चाहती थी, ये अभी भी अपने आप को व्यापारी के रूप में ही देखती थी। मतलब इसका मोटो जो था वो बस व्यापार करना था, पैसे इकट्ठा करना था, ना कि यहाँ इंडिया पर राज करना। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंगली टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम फॉर असेसमेंट एंड कलेक्शन। और ये यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू तो इकट्ठा करती थी, टैक्स तो लेती थी, मगर ये यहाँ पर कोई भी रेगुलर सिस्टम सेटअप करना नहीं चाहती थी। इसको बस पैसे से मतलब था और ये चाहती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैसा इकट्ठा कर सकें। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू as much as it could be buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible। और फिर ये क्या करती थी, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था उससे ये फाइन कॉटन और सिल्क क्लॉथ, ये जो चीज़ें हैं जितना सस्ता से सस्ता हो सकता था उतना उसको सस्ता करके खरीदती थी। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट अप बाय द कंपनी इन बंगाल वॉज डबल। और ये जितना भी सामान इसने बंगाल से खरीदा था, लगभग 5 सालों में वो सामान की कीमत दुगनी हो गई। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज द गुड इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। तो जो 1865 में जब ये पहले जब आई थी, तो ये सामान जब खरीदती थी तो जो ब्रिटेन से सोना चांदी लाती थी उसको पे करके ये सामान को खरीदती थी। लेकिन जब रेवेन्यू इकट्ठा होने लगा बंगाल से, यानी पैसे इकट्ठे होने लगे, तो फिर जब ये गुड्स खरीदती थी और या एक्सपोर्ट करती थी तो वो रेवेन्यू के द्वारा कर पाती थी। इसलिए जो ब्रिटेन कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो हमेशा ये मोटो लेके चलती थी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैसा इकट्ठा करना है। Soon it was clear that Bengal company was facing a deep crisis। बहुत जल्दी ये दिखने लगा कि जो बंगाल की इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमिक ही है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़े क्राइसिस में आ गई है। आर्टिशियन वर डिजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर being forced to sell their goods to the company at low prices। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded for them। Artisanal production was in decline and agriculture cultivation showed sign of collapse। Then in 1770 a terrible famine killed 10 million pupils in Bengal। About one third of the population was wiped out। तो ये साफ साफ देखा जा सकता था कि बंगाल की जो हालत है वो कितनी बुरी तरह से डीप क्राइसिस में आ चुकी थी। डीप क्राइसिस मतलब होता है इतनी तंगी हो गई थी लोगों को कि वो अब वहाँ पर रहना नहीं चाहते थे। जितने आर्टिशियन थे वो गांव छोड़कर जा रहे थे, और जो भी कंपनी थी वो आर्टिशियन से वो मतलब उन पर फोर्स किया जाता था कि आप सस्ते से सस्ते में सामान दीजिए, और जिसके चलते उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो दोबारा अपना काम शुरू कर पाएँ। पीजेंट भी जो थे वो जो कर हैं वो चुकाने के लायक नहीं बचे थे। जो वो डिमांड करते थे, जैसे जो भी कंपनी डिमांड करती थी कर, वो जो पीजेंट हैं वो देने के लायक नहीं बचते थे। इतना पैसा ही नहीं बचता था कि वो दोबारा अपनी फसल उगा सकें। जितने भी आर्टिशनल प्रोडक्शन थे वो भी डेक्लाइन में आ गए थे, और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो थे वो तो बिल्कुल बर्बादी की कगार पे आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 1770 में एक टेरेबल फैमिन होता है अकाल पड़ना, भुखमरी होना। तो इतना भयानक अकाल पड़ा जिसमें लगभग हमारे भारत देश के बंगाल के अंदर ही 10 मिलियन लोग जो थे वो मर गए। 10 मिलियन लोग उस समय लगभग हमारे बंगाल की पॉपुलेशन ही जो थी वो 2 ढाई 3 करोड़ थी, और उसमें से भी 1 करोड़ लोग मर गए, यानी वन थर्ड लोग जो थे वो बिल्कुल मतलब पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी, वाइप्ड आउट हो गई थी। इतनी बुरी हालत कर दी थी अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर कि जो बंगाल में था वो इतने ज़्यादा लोग इतनी भारी मात्रा में मर गए थे। A weekly market in Murshidabad in Bengal, peasant and artisan from rural areas regularly came to these weekly market। हाट लगता है, हाट होता है बाजार, to sell their goods by what they needed। These markets were badly affecting during times of economic crisis।
और इस समय जो बंगाल में मुर्शिदाबाद है उसकी देखिए ये फ़ोटो दी हुई है, और यहाँ पर भी हाट, बाज़ार को वहाँ पे हाट कहते हैं, वहाँ पे वो अपने हाथ से बने हुआ सामान लेके आते थे बाज़ार में बेचने के लिए। लेकिन उस समय इस क्राइसिस के चलते भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान में आ गए थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अगर हम जो भी टैक्स है उसको परमानेंट कर देंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी परमानेंट सेटलमेंट को लेकर। कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन एक्ट नॉट इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। तब उनको ये पता लग गया कि जो ज़मींदार हैं जिनसे हमने सोचा था कि जब उनके पास प्रॉफिट आएगा तो वो लैंड को इम्प्रूवमेंट में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। The revenue that had been fixed was so high and that the zamindars found it difficult to pay. क्योंकि जो रेवेन्यू डिसाइड किया गया था, जो कर डिसाइड किया गया था, वो इतना ज़्यादा था कि जो ज़मींदार थे उनको पे करने में डिफ़िकल्टी आ रही थी, कठिन हो रहा था, क्योंकि उनके पास इतना पैसा जुड़ ही नहीं रहा था जो वो कलेक्ट कर रहे थे। Anyone who failed to pay the revenue lost his ज़मींदारी। और अगर जो भी कोई जो रेवेन्यू दिया गया था, उनको डिसाइडेड अमाउंट दिया गया था, वो इकट्ठा नहीं कर पाता था तो उससे उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। न्यूमरस ज़मींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। ऑक्शन होता है नीलामी, बोली लगाना। तो बहुत सारे ज़मींदार ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो ज़मींदारी है उसको खो दिया था। उनको जो बोली लगाई गई, यानी कि कुछ लोगों के बीच में बोली लगाई जाती है कि भाई तुम ऑक्शन लगाओ कि तुम कितना दे सकते हो, कितना इकट्ठा कर सकते हो, और इस तरह से चलते जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था ज़मींदारी उसकी हो जाती थी। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के पहले 10 साल जो थे उसमें सिचुएशन थोड़ी बदली। द प्राइस इन द मार्केट रोज, जो मार्केट में पैसे थे, जो भी कीमतें थी वो बढ़ी। एंड द कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंड, और जो खेती थी वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई, मतलब बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। दिस मीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार। इसका मतलब ये हुआ कि जो जमींदार थे उनको अब इनकम में, जो उनकी इनकम थी वो बढ़ रही थी, बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली। लेकिन इससे भी कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने तो जो रेवेन्यू था उसे फिक्स कर दिया था। उन्होंने तो ये कह दिया था कि हम फ्यूचर में भी उसको नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि अगर 100 रुपये तब ले रहे थे तो 100 रुपये उन्हें अब भी लेने थे। यहाँ पर जमींदार का तो प्रॉफिट हो रहा था, मगर कंपनी का कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा था। इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। और यहाँ तक कि जो जमींदार थे, प्रॉफिट होने के बावजूद भी कोई भी इम्प्रूवमेंट में हाथ अपना नहीं डाल रहे थे, मतलब लैंड की इम्प्रूविंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। कुछ ने तो अपने जो लैंड्स थे, जो ज़मीन थी उनकी, वो जो शुरुआती साल थे सेटलमेंट के, उसमें खो दी थी। अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल। और जो बाकी बचे हुए थे, जिनके पास मतलब ऐसा था कि ज़मीन थी, तो वो इस परेशानी से बचना चाहते थे, इस परेशानी में पड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क था। आज ज़मींदारी है, कल मान लो छीन ली गई, तो उनके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। As long as जमींदार्स could give out the land to tenant or get rent, तो उन्होंने किराए पर ज़मीन को उठा दिया और खेती करने के लिए दे दिया, और उनसे जो है किराया लेने लगे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, और वो किसी भी प्रकार से किसी भी लैंड को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इसके चलते क्या हुआ, कंपनी का कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा था। On the other hand, in the village, the cultivator found the system extremely oppressive. The rent he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure. अब दूसरी तरफ क्या हुआ, जो दूसरी तरफ जो लोग गांव में रहते थे, जो खेती करते थे, वो इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। मतलब वो उन पर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो ज़मींदार को उन्हें रेंट पे करना होता था वो इतना ज़्यादा होता था, एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। और इतना, मतलब जिस पे वो लोग खेती कर रहे हैं उस पर उनका कोई हक भी नहीं है, और उसके बाद भी उन्हें टैक्स पे करना होता है, और वो भी इतना ज़्यादा। तो फिर वो जो रेंट पे करना होता था उसके लिए उनको जो भी मनी लेंडर्स होते थे, जो भी ज़मींदार होते थे, उनसे ही लोन लेना पड़ता था, और उनसे लोन लेकर उस कर को चुकाना पड़ता था। एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट, ही वाज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड। और अगर वो कर चुकाने में बिल्कुल भी मतलब फेल हो जाते थे, नहीं चुका पाते थे, तो उनसे जो था लैंड से उनको बेदखल कर दिया जाता था। एंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन, और वो जो सालों से अपनी जनरेशन से, पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं जिस ज़मीन पर, उससे उसको बेदखल कर दिया जाता था।
तो फिर इन लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया। अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड बाय द अर्ली 19th सेंचुरी की शुरुआत में कंपनी ऑफिशियल ने इस बात के लिए कन्विंस्ड हो गए थे कि अब इन्हें इस सिस्टम को बदलना होगा, और क्योंकि रेवेन्यू ना उन्हें मिल रहा था, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उनके खर्चे भी नहीं निकल पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने डिसाइड किया कि अब इन्हें ये परमानेंट सेटलमेंट जो इन्होंने 1793 में स्टार्ट किया था चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, उसको अब चेंज करना होगा। तो यहाँ जो कंपनी थी वो उसको किसी भी कीमत पे पैसे चाहिए थे, मतलब अपने व्यापार करने के लिए और अपने खर्चों निकालने के लिए कैसे भी किसी भी कीमत पे पैसे चाहिए थे, कोई इंसान कहीं से भी ला कर दे। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ नाउ इन उत्तर प्रदेश। तो बंगाल के नॉर्थ साइड में यूपी में जो थे वो एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। तो इन्होंने भी अपना एक नया सिस्टम लाया जो बहुत प्रभावित रहा 1822 में। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. तो इनका मानना था जो ये लोग हैं इनके लिए गांव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मतलब इसको संभाल के रखना की ज़रूरत है। अंडर हिज डायरेक्शन, उनके निर्देश अनुसार, कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो उनके खुद के कलेक्टर्स थे वो गांव से गांव जाने लगे और फिर वो क्या करते थे, लैंड को इंस्पेक्ट करते थे। इंस्पेक्ट करना ना, जांचना परखना। फिर मेजरिंग द फील्ड्स, जो खेत थे उनको नापते थे। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स, और अलग अलग ग्रुप्स के जो अधिकार हैं, जो कस्टम्स हैं, उनको वो रिकॉर्ड करते थे कि मतलब ये ज़मीन कैसी है, अच्छी है तो उसका जो कर है वो अलग बनेगा, और जिसका बेकार है या फील्ड अच्छी नहीं है, प्लॉटिंग अच्छी नहीं है, तो उसका एस्टिमेट अलग बनेगा। द एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन द विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज। फिर क्या होता था, सारे अच्छे बुरे जो कम ज़्यादा जिस तरह की भी रेवेन्यू सबके निकाले जाते थे, एस्टिमेट करे जाते थे, उन सबको जोड़कर उस गांव का मेन रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था। और विलेज को हम महल बोलते थे उस समय, इन्होंने विलेज को महल बोला। हैड टू पे दिस डिमांडेड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली। और इस डिमांड को उन्होंने पीरियोडिकली, मतलब ये इन्होंने कहा कि नहीं, जो फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा, ये घटता बढ़ता रहेगा। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन रेदर देन द जमींदार। अब ये काम जमींदार का नहीं था, अब ये काम था जो गांव का मुखिया था, हेडमैन था, उसका ये काम था कि वो सारे गांव से कर को इकट्ठा करेगा, वसूलेगा और जाके कंपनी को देगा। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सेटलमेंट। और इस सेटलमेंट का क्या नाम था, महलवारी सेटलमेंट। ये देखिए, इससे पहले हम, ये तो है महलवारी सेटलमेंट, और ये कौन लाया था, हॉल्ट मैकेंजी। कब लाए थे, 1822 में। लेकिन इससे पहले जो हमने परमानेंट सेटलमेंट देखा था वो कौन लाया था, वो लाए थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। और कब लाए थे, 1793 में। तो ये दो सिस्टम है। अब ये तीसरा सिस्टम कौन सा है, थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास ने ये तीसरा सिस्टम निकाला था, द मुनरो सिस्टम। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।